अस्सलाम वालेकुम जी, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। वेलकम टू द शो। ये मामला जो इस वक्त अदालतों में चल रहा है वो आपने सुना होगा। हमेशा कहा जाता है कि जजेस अपने फैसलों के जरिए बोलते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में मामला ये है कि जजेस वैसे ही बोल रहे हैं, और ये कहने की जसारत या जुर्रत मैं इस वजह से कर रहा हूं कि खुतूत जो मंसूर अली शाह साहब ने खत लिखा रजिस्ट्रार को, जो कि सेक्रेटरी होता है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का, वो खत मीडिया पर आ गया। उस पर वीलॉग्स भी हुए, उस पर प्रोग्राम्स भी हुए, उस पर ट्वीट्स भी दागे गए। उसके बाद एक खत काजी फायज ईसा साहब ने जवाबन लिखा, वो खत भी मीडिया पर आ गया। अब दो जजेस आपस में एक दूसरे को मुखातिब कर रहे हैं, या काजी साहब जस्टिस मुनीब साहब के बारे में क्या बात कर रहे हैं, ये पब्लिक नॉलेज में आ गया। ये किसी फुल कोर्ट में जो एडमिनिस्ट्रेटिव एतबार से जजेस को बुलाया जा सकता था, वहां पे भी ये मामला डिस्कस हो सकते थे। लेकिन चूंकि मीडिया के अंदर आए, और कैसे आए, सहाफियों के थ्रू आए और जहां से भी निकले, लिहाजा हम इस पर बात कर सकते हैं सब सूरत हाल के ऊपर। एट द वेरी सेम टाइम ये सब मामला जुड़े हुए हैं। एक वो 13 जनवरी का जो इंतखाबी निशान वाला फैसला, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला, उसी के तनाजुर में ये जो आपस में खतो किताबत जारी है, और फिर इलेक्शन कमीशन ने जो तफसीली फैसला था मखसूस नशस्तों के हवाले से। ये भी अल्लाह ताला की शान है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को यह कह रहा है कि आपका फैसला मफरूजों पर मबनी है। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि आपने ये फैसला कैसे कर दिया है, आप ये करने का, आइन रीराइट करने का इख्तियार नहीं रखते। आइन के आर्टिकल्स जहां पे कहा जाता है कि उसकी आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने करनी है, वो मामला कहां पर जाएंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है। खैर, विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। जस्टिस रिटायर्ड शाख उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आपके वक्त का। हाउ डू यू सी दिस सर? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कह रहा है, उसकी एक रीजन ये है कि हुकूमत भी ये कह रही है, साथ स्पीकर ऑफिस भी ये कह रहा है, इलेक्शन कमीशन भी ये बात कर रहा है। यूं लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, और वो फुल कोर्ट का फैसला है, उस पर अमल करने से गुरेजा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान प्लस द गवर्नमेंट। शायद उस्मानी सर, आवाज आ रही है आपको? लाइन गालिबन प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं कि ड्रॉप हो गई है। एनीवेज जी, दोबारा है हमारे साथ लाइन पे? अच्छा जी, शहजाद हुसैन भट्ट साहब, असल में मामला ये नज़र आ रहा है कि देखें, वो मुझे बार बार याद आता है। मेरा ख्याल है इसी प्रोग्राम के अंदर ना मैं कुछ 4 दफ़ा उस बात को दोहरा चुका हूँ, और वो ये है कि जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब हुआ करते थे सुप्रीम के चीफ जस्टिस, और जिनको बाद में नवाज शरीफ साहब के दौर में उनके ब्रदर जजेस नहीं, उन्हें बैठने से, बेंचेस में बैठने से मतलब मना भी कर दिया, और फिर सुप्रीम कोर्ट से मतलब उनको एक हिसाब से मैं कहूँगा निकाल दिया। तो वो कहा करते थे कि हमारे पास, हम फैसले तो दे देते हैं, लेकिन हमारे पास कोई जुडिशल फोर्स नहीं होती कि उसको इंप्लीमेंट करवा सके। और उसकी वजह यह थी, उस वक्त भी आपको याद है ना, नवाज शरीफ साहब के पास जब सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ था, 2/3 मेजॉरिटी हुआ करती थी, और मानने से इनकार। आप जो भी कह रहे हैं, सूरत हाल अभी चाहे 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन सूरत हाल वही वाली है। बाजवा साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मुझे जो खबरें आती हैं, कई दफ़ा तो ख्वाब भी आ जाता है। खैर, आपको कभी मैं माजरत चाहता हूँ, कंटिन्यू कर लेते हैं इसको। शायख उस्मानी साहब ने ज्वाइन कर लिया, प्लीज अगर ये तो सबसे पहले तो शायख उस्मानी साहब, थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया है। यहाँ पे मामला सर यूं नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फुल कोर्ट का जो मेजॉरिटी जजमेंट है, फुल कोर्ट की जजमेंट ही उसे कहा जाए, इलेक्शन कमीशन हैज द गॉल टू से कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला मफरूजों पर किया है, और वो लग रहा है कि वो मानने से पहले भी उनके एक्शन से लग रहा है कि वो मानने से इनकारी हैं। कैन दे डू दैट सर? देखिए, वो एक्सप्रेस तो कर सकते हैं अपने आप को, और कोई स्टॉप तो नहीं कर सकता उनको। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि शुरू में जब जजमेंट आई थी, शॉर्ट जजमेंट आई थी, तो उस पर बहुत सी चीज़ें उन्होंने कही जो कि देखने में आइन और कानून के से बरखलाफ लगती थी। अच्छा। तो इस वजह से जो एक्शन देना था वो तो इलेक्शन कमीशन ने देना था उसके ऊपर। इलेक्शन कमीशन को नजर आया कि वो उस पर एक्शन नहीं ले सकती, चूंकि बहुत सी वजूहात की बिना पर। तो इसकी वजह से उन्होंने एक खत भी लिखा सुप्रीम कोर्ट को जी। और उसके बाद फिर वो मामला चलता रहा। रिव्यू पिटिशन भी फाइल कर दी उन्होंने, और दूसरी एक पार्टी ने, पीपल्स पार्टी ने फाइल कर दी, पीपल एंड ने भी फाइल कर दी। लेकिन वो सब की रिव्यू पिटिशन की हियरिंग उस वक्त तक नहीं हो सकती थी जब तक कि फुल जजमेंट ना आए। तो अब फुल जजमेंट आ गई, कल परसों शायद आ गई। अब जब फुल जजमेंट आ गई तो सब चीज़ें सामने आई। तो उसमें लगता ये है कि जो शॉर्ट जजमेंट में जो चीज़ कही थी, उससे कुछ ज़्यादा ही फुल जजमेंट में भी कही गई, जो कि इलेक्शन कमीशन समझता है कि उसके लिए
एक्शन लेना बहुत मुश्किल है। किस हिसाब से सर, किस एतबार से मुश्किल है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 41 अरकान जिनका वो बयान हल्फी नहीं था उनको 15 दिन का टाइम दिया जाए और ये रेट्रोस्पेक्टिवली पीछे से जाके मामले को शुरू करना है, क्योंकि 13 के 13 जजेस का इस बात पर इत्तेफाक था कि 13 जनवरी का जो इंतखाबी निशान वाला फैसला था काजी फाजिल साहब का, उसकी गलत इंटरप्रिटेशन की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। ये तो जिन जजेस ने डिसेंट किया उन्होंने भी ये बात की। नहीं, बात यहाँ पे ये है कि उन्होंने ये कहा कि आप जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी है और उसने जहाँ पे उन्होंने अपना हलफनामा डाला था और उसमें मेंशन किया था कि तहरीक इंसाफ के हैं, तो उन्होंने कहा कि वो उनको आप मेंबर बना दें, यानी तहरीक इंसाफ के तौर पे मेंबर के तौर पे आएंगे वो पार्लियामेंट। ठीक, बिल्कुल ठीक। बाकी लोगों को उन्होंने ये कहा कि उनको भी तहरीक इंसाफ का तस्वर करें। अब उसमें प्रॉब्लम ये जो इलेक्शन कमीशन को फेस कर रहा था, देखिए इलेक्शन कमीशन जो है वो एक एग्जेक्टिव का अदारा, एक किस्म का एग्जेक्टिव का अदारा है, उनको एक्शन लेना है इसके ऊपर। तो जब उन्होंने देखा कि अब उन्होंने कहा कि जी आप वो हलफनामा दें, 15 दिन के टाइम दिया उनको, हालांकि जो आइन में लिखा हुआ है कि 3 दिन के अंदर अंदर वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद फिर वो चेंज नहीं कर सकते। ये एक नॉर्मल तरीका है। अब सब इसको आप छोड़ दें कि वो गलत था, ये सही है, इससे मैं बहस नहीं करता। मैं तो ये कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन और ऑल्सो चूंकि वो एग्जेक्टिव अदारा है, उनको प्रॉब्लम था, इस बात से उन्होंने उसके एक्सप्लेनेशन मांगा। सर ये बता दीजिए थोड़ा सा, इलेक्शन कमीशन को या स्पीकर को तौहीन अदालत में बुला सकती है सुप्रीम कोर्ट? जी बिल्कुल, किसी को बुला सकती है सुप्रीम कोर्ट, किसी। अब मेरी जरा बात सुन लें, आपके बात बताएं कि अब जब उन्होंने ये कर दिया, जब डिटेल आ गया, जजमेंट आ गई, तो अब जो रिव्यू पिटीशन 3 जो मौजूद थी वहां पर, उनको चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि उसको इमीडिएटली लगा देते, क्योंकि इसमें इतनी डिस्कशन हो चुकी थी इसके अंदर कि रिव्यू पिटीशन का सुनना लाजमी था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का तोड़ सिर्फ एक रिव्यू पिटीशन है, और वो भी ऐसा नहीं कि रिव्यू पिटीशन भी डिस्क्रेशनरी होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सुने, चाहे तो ना सुने, और वो सुनेगी उसी वक्त जब वो समझती है कि शायद उनसे कोई गलती हो गई हो, शायद कोई ऐसी चीज विच इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस वो मिस कर गए हो, उस वक्त वो रिव्यू पिटीशन सुनते हैं। और आम तौर से अगर आप हिस्ट्री देखें सुप्रीम कोर्ट की, तो 75% रिव्यू पिटीशन डिसमिस हो जाती है। बिल्कुल ऐसे 75 से भी ज्यादा सर परसेंट। और ये जो पहले बेंच जो था, क्योंकि अब तो जजेस मजीद आ गए ना सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वो जो 13 मेंबर बेंच था वही सुनेगा रिव्यू, ऐसा ही है ना? जी वही। आप बात सुन लें, आप जो 13 मेंबर बेंच है वो रिव्यू पिटीशन सुनेगा। अब चूंकि इसमें इतनी चीजें आ गई हैं, मसलन ये 63A का भी मामला आ गया, और दूसरा ये हल्फनामे का भी मामला आ गया, ये भी मामला आ गया कि उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट रिलीफ दे गया। ये सब चीजें जो अब हैं, ये अब सुप्रीम कोर्ट के पास सामने जाएंगी रिव्यू पिटीशन में, और फिर सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना पड़ेगा कि वो रिव्यू पिटीशन को सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते। अगर वो डिसाइड करते हैं कि वो सुनना चाहते हैं तो यकीनन वो सुनेंगे, उसके बाद उसको फैसला कर देंगे। लेकिन अगर वो लेकिन फैसला करने के पहले इनको जो इनकी जजमेंट है उसको उनको इंटरिम ऑर्डर से उसको सस्पेंड करना पड़ेगा। अगर वो सस्पेंड नहीं करती सुप्रीम कोर्ट, तो उस सूरत में वो जजमेंट फाइनल है। अगर फाइनल है तो जो इलेक्शन कमिश्नर है उसके लिए लाजिम है कि उस पर एक्शन ले, जिस तरह से उन्होंने कहा है उसको एक्शन ले, उसके खिलाफ नहीं जा सकती। तो ये चीज ये मौजूद है। अब देखिए 30 तारीख को फिक्स हो गई है, मेरे ख्याल में 30 तारीख फिक्स हो गई है ये रिव्यू पिटीशन। अब उस रिव्यू पिटीशन में वो क्या फैसला करते हैं? ये फैसला करते हैं कि रिव्यू पिटीशन को सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। अगर तो उन्होंने सुनने का कह दिया तो फिर उनको स्टे तो करना पड़ेगा इसको। बिल्कुल ठीक जी। भट्ट साहब, हामिद खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर भी हैं, वेरी एमिनेंट लॉयर। जी तो ये शहजाद भट्ट साहब आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जय साहब, शाइख उस्मानी साहब, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने खुद फरमाया कि चीफ जस्टिस जो है उनको नहीं एक्सटेंशन या ज़्यादा मुद्दत वाली जो मुलाजमत है वो नहीं मिलनी चाहिए। आपका ये भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन कोई नहीं बना सकता, पार्लियामेंट तब्दीली करती है तो चैलेंज होगा। सवाल किबला मैं ये पूछना चाहता हूं कि आइन में तरमीम करना पार्लियामेंट का काम है, क्या आप इस बात से एग्री हैं, या अपने दोनों बयान की वजाहत फरमा दे जरा।
देखिए, आइन में तरमीम करना तो हमेशा पार्लियामेंट ही करती है, और पार्लियामेंट उस सूरत में करती है जब उसके पास 2/3 मेजॉरिटी हो। अगर 2/3 मेजॉरिटी दोनों हाउसेज में हो तो फिर वो आइन में तरमीम कर सकती है, कोई भी तरमीम कर सकती है, उसकी कोई रुकावट नहीं। सिर्फ जो रुकावट है वो ये कि कोई ऐसी जो बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके खिलाफ नहीं जा सकती। मसलन हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर कल एक अमेंडमेंट लेके आए पार्लियामेंट कि हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते हैं, तो वो नहीं कर सकते, जब वो बेसिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर चेंज करने के अलावा वो कोई भी अमेंडमेंट कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो अपनी जगह पर है। बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया शाइक उस्मानी साहब आपके वक्त का। हामिद, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम। कैसे मजाज है सर? जी अल्लाह का शुक्र। सर ये फरमाइएगा, मैं ज़रा अदालती सवाल से पहले मैं कुछ सियासत से जुड़े सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। वकला तहरीक से मुतालिक आपकी जमात को बड़ी तवक्कुआत हैं। इमरान खान साहब जेल में उसकी तरफ इशारा कर चुके हैं और इंसाफ लॉयर्स विंग को ये मेरा ख्याल डायरेक्शंस भी मिल गई हुई हैं कि आप एहतजाज करें। आज भी जो एहतजाज था इट वाज नॉट कोई इतना इम्प्रेसिव नहीं था, आज सुप्रीम कोर्ट था। और फिर उसके अलावा मतलब तमाम बार्स लिप सर्विस की हद तक तो ये बात कर रही है कि हुकूमत जिस तरह का जुडिशल पैकेज लाना चाह रही है, लेकिन एक्शन तो कोई खास नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान की तमाम बड़ी बार्स का। देखिए, बात ये है, चीजें आहिस्ते आहिस्ते डेवलप होती हैं। पिछले हफ्ते लाहौर में बहुत बड़ा लॉयर्स कन्वेंशन हुआ था जिसमें कि यानी पैकेज को पूरी तरह मुस्तरद किया था, बल्कि कंडेम किया था। और अब अगले हफ्ते पेशावर में 3 तारीख को एक और नेशनल कन्वेंशन होने जा रहा है और इसी तरह चीजें आगे आगे चलती हैं। ठीक, तो तब तक तो सर आईनी तरमीम हो जाएगी। 100% है कि 90% ज्यादा वकील कहते हैं कि ये आईनी पैकेज कबूल नहीं है और कोई मुतबादल अदालत सुप्रीम कोर्ट की एक मुतबादल मुतवाजी अदालत हमने कबूल नहीं करनी और कोई ऐसा आईनी पैकेज कबूल नहीं करना जिससे हमारा अदालती निज़ाम तबाह और बर्बाद हो रहा हो। सही। और हामिद खान साहब, ये जो अभी इलेक्शन कमीशन ने फैसला तकरीबन मैं कहूँगा मानने से इनकार ही किया, जब वो सुप्रीम कोर्ट को ये कह रहा है कि आपका फैसला मफरूजों पर मबनी है, हुकूमत भी नहीं वहां से मानना चाहती, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर तो बहरहाल एग्जीक्यूटिव के पास होती है। नजर यूं आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो 8 जजेस का जो फुल कोर्ट में 8 जजेस थे, उनकी जजमेंट को इम्प्लीमेंट ना करने का इरादा है। उसके अलावा फिर क्या ऑप्शन बचती है उन 8 जजेस के पास? देखिए, वो तो पहले दिन से नजर आ रहा है जी कि वो फैसले पर अमल दरामद नहीं कर रहे, हीले बहानों से डिले कर रहे। इस दफा लगता है कि फिर आखिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं हो रही तो उन्होंने खुल के जो है डिफाई करना शुरू कर दिया। लेकिन ये बचेंगे नहीं है, इनका ख्याल है कि ये टाइम विल चेंज। इन सबको एक ना एक दिन कंटेम्प्ट कोर्ट भी फेस करनी पड़ेगी और मेरे नजदीक वाज़ेह तौर पर आर्टिकल 6 के मुकदमा इनके खिलाफ ये बहुत बड़ा इनके साथ फैसलों की नफी होने शुरू हो गई तो फिर सुप्रीम कोर्ट बेकार हो जाएगी, फिर आइन बेकार हो जाएगा जो आइन कहता है कि हर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी मानने पड़ेंगे एंड विल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो देयरफॉर ये तो एक हकीकत है और ये एक आइन की डिक्टेट है, इससे बाहर नहीं निकल सकते वक्ती तौर पर। लेकिन ये बहुत अरसा नहीं चलता, बहुत सारे हमारे पास में भी ऐसे एक्सपीरियंसेस मौजूद हैं। काबिल एहतराम हामिद खान साहब, काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मुनीम अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से निकाल दिया, इधर से भी खत आ गया, फिर उधर से भी खत आ गया। मैं आपकी राय लेना चाहता हूं कि ये ज़ाती ख्वाहिश पर निकाला गया या कानूनी तकाज़ों के मुताबिक निकाला गया, और क्या इस इकदाम से सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनमें इख्तलाफात अजाफे का बाइस तो नहीं बनेगा? क्या राय आपकी? देखिए, मैं समझता हूँ उसने बहुत ही गलत काम किया। यानी ये तो एक चीज तस्लीम शुदा है कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल एक्सेप्ट किया हुआ था और ये जो एक्ट है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला उस पर तफसीली फुल कोर्ट ने फैसला दिया हुआ कि हाँ ये जायज है और उसके मुताबिक वो जो थाना के जी 2 सीनियर मोस्ट जज उस कमेटी का हिस्सा होंगे, वो उधर उसको एक्सेप्ट किया हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने। उसमें यकायक तब्दीली लानी थ्रू जिस अंदाज से आई है यानी ऑर्डिनेंस से, जो कि मेरे नजदीक वाज़ेह तौर पर गैर आईनी ऑर्डिनेंस है जिसका मकसद यानी आइन
अदलिया को भी कमजोर करना है, अदलिया की आज़ादी के खिलाफ भी है, और दूसरा सेपरेशन ऑफ पावर्स वाली जो एक थियरी है, जो बेसिक स्ट्रक्चर जिसको उससे पहले कह रहे थे शाहिद उस्मानी साहब कि बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, तो वो भी खिलाफ है। लिहाजा उन्होंने अपने जाती पसंद नापसंद की खातर मुनीब अख्तर साहब को वहां से हटाया, जो कि सीनियर जज थे, और उनकी जगह एक ऐसे शख्स को जज उसमें लगाया जो जूनियर भी था और जिनके बारे में ये एहसास पाया जाता है कि वो हर बात जो है वो काजी साहब के इशारों पे करते हैं। तो ये अफसोसनाक बात है। हामिद खान साहब, लास्टली बस बड़ा ब्रीफ सा, मैंने ब्रेक पे जाना है सर। आपने काफी और बहुत आपने अरसे सपोर्ट किया आपने काजी फाइजा साहब को, इवन यू वेंट अगेंस्ट योर पार्टीज गवर्नमेंट एट दैट टाइम, पर उसके बाद भी आप करते रहे। अब आपकी राय क्या है सर? मैं समझता हूँ कि इन्होंने जिस कदर मायूस किया है सारी कौम को और सारे सिस्टम को। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना ओपिनियन दिया उन बारे। हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं। क्या करें, खबरें जैसी हैं वैसी ही देनी है ना आपको। अब नहीं अच्छी खबरें तो बंदा उसमें क्या कर सकता है। भट्ट साहब बोल रहे हैं हामिद खान साहब। हामिद खान साहब तो बोल रहे हैं, मैं तो अगले सेशन की बात कर रहा हूँ। जो हमने अगली खबर शेयर करनी है वो भी पाकिस्तान के लिए कोई खुशाइन खबर नहीं है। हाँ, ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक जी। हमारे साथ रऊफ हसन साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बट नाउ ही हैज बीन गिवन एन अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब थिंक टैंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का देखेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। रऊफ साहब, मेरा पहला सवाल ये है, बल्कि बहुत सारे लोगों के जहन के अंदर ये सवाल है कि एवर सिंस इमरान खान साहब जेल में, आपकी पार्टी ज़ेरे अताब है, आप लोगों का एक ही स्टांस रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करनी है, उनको एंगेज करना है, और पॉलिटिकल जो आपके कॉलीग्स हैं उनसे बात नहीं करनी। इमरान खान साहब ये कहते रहे। आप खुद अगले रोज़ एक टीवी प्रोग्राम में फरमा रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पॉलिसी का हिस्सा है, लेकिन इमरान खान साहब अब ये कह रहे हैं कि रऊफ साहब को गलत फहमी हुई है, और मैं सब पार्टी को मना करता हूँ, एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। ये क्या बनी सूरत हाल, क्या कहानी सर, कुछ समझाया हमें? बहुत मेहरबानी जी, थैंक यू जी। बिल्कुल, मैं अपना थिंक टैंक एक चलाता हूँ। मैं आई एम अ पर्सन ऑफ डायलॉग बेसिकली। हम ट्रैक 2 के ऊपर ये करते आए हैं, साल से कर रहे हैं, और मेरी एक कन्विक्शन है कि जी एट द एंड ऑफ द डे आपको टेबल के ऊपर बैठ के बातचीत करके मसले का हल तलाश करना होता है। अब हमारी पार्टी की जो पॉलिसी है, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन सर, इसका मतलब है कि एजिटेशन, अब एजिटेशनल पॉलिटिक्स होगी, वो तो पहले भी हो रही थी। जलसों की इजाज़त आपको मिलती नहीं थी, तो आप नज़र तो यूँ आ रहा है, समझ तो यूँ आ रहा है कि फिर पुरअमन तमाम रास्ते तो मसदूद हो गए हैं आपकी जमात के लिए, और तो फिर उसके बाद तो इफ़ आई मे यूज़ दिस वर्ड, पुरतशद्दुद थोड़ा सा हो सकता है, खुदा न खास्ता मामला। देखिए, बिल्कुल पार्टी का ये इंटेंशन नहीं है कि किसी किस्म की पुरतशद्दुद कार्रवाई हो या कोई एजिटेशन हो। हमारे पास 3 ऑप्शंस मौजूद थे। एक हमारे पास पार्लियामेंट के अंदर था, प्रोविंशियल असेंबलीज़ के अंदर था। वो आपको पता है कि हम वहाँ बैठ के अपने जो हमारे हकूक़ हैं उनको एक्सरसाइज करते हुए हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो उसको बयान करते रहते हैं। दूसरा हमारे पास ऑप्शन था लीगल फ्रंट के ऊपर। लीगल फ्रंट जो है वो हमारे जो पार्लियामेंट का ऑप्शन था उससे भी बहुत बदतर रहा हुआ है। जो हमारा एक्सपीरियंस है पिछले 2 साल का, एंड मोर पर्टिकुलरली इन द लास्ट 15 मंथ्स, वो इंतहाई गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर इखलाकी जो कॉन्डक्ट रहा है कुछ जज साहिबान का, और वो कंटिन्यू कर रहा है इस वक्त तक। सो पॉलिटिकल पार्टी हमेशा उम्मीद करती है कि उसको अगर कहीं और से रिलीफ ना मिले तो वो उसको कोर्ट्स से रिलीफ मिलेगा, लाजमी मिलेगा। लेकिन वो रास्ता भी हमारे ऊपर मफकूद कर दिया गया है, हमारे ऊपर बंद कर दिया गया है। और ऑन टॉप ऑफ दैट, जो थोड़ा बहुत एक उम्मीद हो रही थी कि जो ताज़ा हवाएं चल रही हैं जुडिशरी के अंदर, अदलिया के अंदर, उनका भी रुख मोड़ने के लिए, उनको भी बंद करने के लिए अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है इसका शोशा खड़ा किया गया है, और उसके लिए जो ज़ोर लगाया जा रहा है वो आप भी देख रहे होंगे, हम भी देख रहे हैं। और पहली दफ़ा नाकामी के बाद अब ये रिचार्ज हो के आए हैं, और सुनने में आ रहा है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में ये पार्लियामेंट का इजलास बुला के पुश करने की कोशिश करेंगे वन वे
or the other. अब देखिए इसमें लाकानूनियत का एक अंदाज आप देखिए कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो था वो इसी हुकूमत ने इसी अदलिया के कहने के ऊपर उसको अमेंड किया था, ठीक है जी। और उसके बाद जब उससे बात नहीं बनी तो इसी हुकूमत ने उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को रिवर्स कर दिया है। तो ये पर्सन स्पेसिफिक एंड पार्टी इंटरेस्ट स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स हैं और ऑब्वियसली हम उनके साथ एंगेज नहीं कर रहे। तीसरा जो होता है पॉलिटिकल पार्टी का ऑप्शन होता है वो मेरे भाई होता है पुरअमन एहतजाज जी। पुरअमन एहतजाज का रास्ता भी इस हुकूमत ने हमारे ऊपर पिछले सवा दो साल से तकरीबन 1.25 साल से 1.5 साल से बंद किया हुआ है। कोई भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमें पुरअमन एहतजाज की इजाज़त नहीं देती रही। सो वो रास्ता भी वर्चुअली मफकूद हो चुका हुआ, बंद हो चुका हुआ है। तो इसलिए हम कल से जलसा करने की बजाय एहतजाज जो है वो शुरू कर रहे हैं। हमें कभी उम्मीद है कि कम से कम हमारी तरफ से इसीलिए कार्रवाई नहीं की जाएगी तो आगे वो फिर पुरतशद्दुद खुदा ना करे, हो सकता है। मैं यही अर्ज कर रहा था। नहीं, मगर आप मुझे, मेरा सवाल आपसे ये है जी कि आप एक सियासी जमात की हैसियत से फिर वो सियासी जमात क्या करे? क्या वो घर बैठ जाए? आप ठीक कह रहे हैं। क्या वो अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस और राइट्स हैं उनको फोरफिट कर दे? कुछ ना करे। नहीं रऊफ भाई, आपकी बात जो बिल्कुल आपने जैसे पार्लियामेंट में बात की कि पार्लियामेंट आपके पास इदारा है, सुप्रीम कोर्ट है, तो कल से तो इस्लामाबाद और मीनार पाकिस्तान पर एहतजाज की जो बात है कौम को, खान ने भी क्लियर कह दिया है कि अब पाकिस्तान के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। तो मुझे आपकी सारी गुफ्तगू से जो समझ आ रही है वो यही है कि अब पीटीआई के पास एक ही ऑप्शन है और वो है तसादम का रास्ता, बाय हुक और क्रुक। हमें अपना एहतजाज के जरिए, तसादम के जरिए, एट एनी कॉस्ट किसी ना किसी तरीके से खान को बाहर निकालने के लिए यही रास्ता बचा है। क्या मैं ठीक हूं या कोई सेकंड ऑप्शन भी है? मैं आपके इस फ्रेजिंग से बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। बाय हुक और बाय क्रोक इज इनकरेक्ट, पुरतशद्दद या वो जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है उससे भी मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। हमारे पास हमारे आइन हमें हकूक देता है, हक देता है कि हम एक पुरअमन सियासी एहतजाज कर सकते हैं। हम वो पुरअमन सियासी एहतजाज का ऑप्शन जो है उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं। उसमें बाय हुक और बाय क्रुक की बात नहीं है क्योंकि ये आइन आपको तफवीज़ करता है ये राइट। तो इसमें हुक और बाय क्रुक की बात नहीं आती, इसमें पुरतशद्दद की भी बात नहीं आती। हम गारंटी करते हैं कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। उससे वो हमारा एक ऑप्शन है, एक हमारा आईनी हक है, उसको हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जी। क्या आप समझते हैं कि पीटीआई में कुछ धड़ेबंदी ज्यादा हो गई है? पंजाब असेंबली में कोई पार्लियामानी लीडर मुकर्रर हो तो हफ्ते बाद वो ट्रांसफर हो जाता है, और आपकी भी तब्दीली हुई है। क्या पार्टी कोई आप मुनज़्ज़म तरीके से, किस तरह आप समझ रहे हैं मुस्तकबिल में कोई मजीद तब्दीलियां भी देख रहे हैं? पार्टी कैसे चलेगी सर? पार्टी इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान की बाय फार द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी एंड बाय फार द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी। तब्दीलियां हर पॉलिटिकल पार्टी में होती हैं, जितनी बड़ी होती है उतनी ज़्यादा तब्दीलियां होती हैं। तब्दीली जो है वो बेहतरी का पैगाम देती है और होती रहती हैं और होती रहेंगी। तब्दीली का अमल कभी नहीं रोका जाता क्योंकि तब्दीली का अमल जब रोका जाता है तो फिर वो प्यूट्रेड हो जाता है। तो ये इसमें कोई इस चीज़ की गमाजी नहीं करता कि खुदा नख्वास्ता पार्टी में डिवीजन है या पार्टी में कोई तजाद हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा होता है और पार्टी में उसके फोरम्स मौजूद हैं, हम उसके ऊपर अपना बयानिया देते हैं, पार्टी के जो इंटरनल फोरम्स हैं। और ये जो तब्दीलियां हैं ये भी आगे बढ़ने का एक तरीका होता है, पार्टी को आगे ले जाने का एक तरीका होता है। मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि मैंने जो फिगर निकाले हैं उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने 1,40,00,000, जबकि पीटीआई ने 1,84 लाख, जबकि पीपल्स पार्टी ने सिर्फ 82। यानी कि पीटीआई एक ऐसी जमात है जिसने पाकिस्तान में इलेक्शन के दौरान 1,84,00,000 अफराद ने उनको वोट दिया है। यानी कि सबसे पॉपुलर तो फिर पीटीआई वोटों के हिसाब से बनती है। इतनी बड़ी तादाद के बाद जो लाहौर का जलसा था वो क्या दुरुस्त था? आप सेटिस्फाई हैं? लाहौर के जलसे से पहले क्या किया गया है, क्या वो दुरुस्त था? जिस तरीके से रास्ते बंद किए गए, क्या वो दुरुस्त था? जिस तरीके से लोगों की पकड़ की गई, क्या वो दुरुस्त था? जिस तरीके से रात के अंधेरे में घरों में छापे मारे गए, क्या वो दुरुस्त था? उसके बावजूद साइजेबल नंबर ऑफ पीपल जो है वो वहां आए हैं। हमने कोई नान नहीं खिलाए थे उनको, हमने कोई उनको ट्रांसपोर्ट नहीं दी थी, और जो जगह दी थी उन्होंने वो आपको वो दुरुस्त थी। हम तो मीनार पाकिस्तान के ऊपर जलसा करना चाह रहे थे, लेकिन जो उन्होंने जगह दी वो 30 किलोमीटर लाहौर से बाहर थी, खड्डों वाली जगह थी।
उसके बावजूद मैं फील करता हूं कि लाहौर की तारीख के कामयाब तरीन जलसों में से एक जलसा था। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं राहुल भाई, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन आपकी टीम ने क्यों एग्रीमेंट किया? फिर सुन लें 3 से 6 बजे तक टाइम, क्या ये दुरुस्त था? नहीं, दुरुस्तगी तो सर उस तरफ जरा देखिए ना, सवालिया निशान उधर खड़े कीजिए। आप हमारे ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। तो मेरा तो सवाल सिर्फ ये है कि जो टीम थी जिसने डीसी के साथ जो कमिटमेंट किया था, उसको नहीं पता था उस वक्त का 3 से 6 तो मुमकिन ही नहीं, ये तो मुमकिन जल्द से होता ही नहीं है। इसीलिए इसी एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर हमने कल के जलसे की बजाय एहतजाज अनाउंस किया है, इसी एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर, क्योंकि उनकी जो 43, 42, 41 कंडीशंस होती है ना, वो मतलब वो ना ही बात की जाए उनकी तो वो नहीं है। तो सब कुछ जो गलत है मेरे भाई वो उस तरफ है। अच्छा नहीं, वो एब्सोल्युटली है रऊफ साहब, उंगली हमारे ऊपर नहीं उठती। एहतजाज का जो प्लान है उसमें खान साहब ने भी ये बात की, आपकी पार्टी की तरफ से भी आई, दैट योर लॉयर्स विंग विल प्रोटेस्ट, आज किया भी। ओवरऑल आपको किसी किस्म की वोकला मूवमेंट की, जो कि हम पास्ट एक्सपीरियंस से कहते हैं कि वोकला मूवमेंट चल सकती है, उस तरह की मूवमेंट की कोई एक्सपेक्टेशन है? आज जो एहतजाज हुआ, wasn't it too little too late? देखिए जी, हम उम्मीद करते हैं कि वकला जो है वो अपने हकूक़ के लिए बाहर निकलेंगे और एक पुरअमन तरीके से। जुमे का उन्होंने टाइम दिया हुआ था अपने कुछ डिमांड्स जो हैं उनको मीट करने के लिए। आज जुमा था, हम देखते हैं कि वो कल क्या अनाउंस करते हैं, कल नहीं करते तो मंडे को क्या करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग भी अपने हकूक़ की इसको हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है, तो वो एक शख्स था, उसने बड़ा एक अच्छी टर्म इस्तेमाल की थी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं है, ये जेनोसाइड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जेनोसाइड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का कत्ल है। और मेरा ख्याल है कि जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टीज तो हैं ये इफेक्टेड, वो वकला की पार्टी है। और वकला को अपने हकूक के डिफेंस के लिए, अपने हकूक को के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली बाहर निकलना पड़ेगा। वो कब निकलते हैं, मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ऐसा होता हुआ आप देखेंगे। ये जो आप कॉन्स्टिट्यूशन के कत्ल की बात कर रहे हैं, ये आपको नेक्स्ट मंथ के पहले 10 रोज में होता हुआ नजर आ रहा है रऊफ भाई? मुझे जो इत्ला है वो ये है कि जी ये जो पार्लियामेंट का इजलास है वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में बुला रहे हैं। और लाजमी बात है कि उस पार्लियामेंट के इजलास में उन्होंने यही जो जेनोसाइड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसी का अमल जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। तो अगर तो ये वोट अपने सिक्योर करने में कामयाब हो जाते हैं, मंडी लगा लेते हैं, फिर लोगों को अबडक्ट करते हैं या लेते हैं जो भी है जर और जोर से, तो देखते हैं कि उसके बाद क्या करना है। लेकिन हमें उम्मीद है, कभी उम्मीद है इस वक्त तक मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी ये नवीद दी है कि जी हमारे साथ वो मिलकर काम करेंगे और हमारे लोग जो हैं वो अपनी जगह बिल्कुल मजबूती से खड़े हैं कि हमने किसी किस्म के जर या जोर के आगे। अच्छा सर, वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है सुप्रीम कोर्ट में 30 सितंबर से जो 63A की पे जो तशरीह आ चुकी थी, जो फैसला आ चुका था, उसकी अपील पर डिपेंडेंट है वो बहुत सारा। अब बात एक छोटी सी है, एक दफा पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कर चुकी है कि आपकी जमात के जो पार्लियामेंट्री आपकी जो पार्टी है वो बयान हल्फी सुप्रीम कोर्ट को भी दे सकते हैं, प्रीएम्प्टिवली दे सकते हैं कि भाईजान कल को अगर मुझे कोई उठा के ले जाए या मेरे घर वालों को कोई उठा के ले जाए या कोई किसी का ज़मीर जो है वो बिक जाए, तो उससे पहले पार्टी उनसे कोई बयान हल्फी ले ले, ताकि एटलीस्ट ऑन रिकॉर्ड हो कि यार ये कल को इधर से निकल के वोट किसी ने वहां पे किया है तो उससे बचा जा सके। हमारी पार्टी मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर ना सिर्फ काम कर रही है बल्कि उनको इम्प्लीमेंट भी कर रही है। हम पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि सिक्योर किया जाए अपने MNAs को और अपने पार्लियामेंटेरियंस को, अपने सेनेटर्स को, और वो हम उसमें काफ़ी हद तक ऑलरेडी कामयाब हो चुके हुए हैं। बाकी जो है वो आइंदा 2-3 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। हमें कभी उम्मीद है कि ये लोग हमारे पार्लियामेंटेरियंस को नहीं ले जा सकेंगे और पार्लियामेंटेरियंस जो है वो उनकी अपनी कमिटमेंट पार्टी के साथ जो है इरिस्पेक्टिव ऑफ कि 63A के साथ क्या ये लोग करते हैं, क्या तमाशा वहां करते हैं, हमारे पार्लियामेंटेरियंस जो है वो पार्टी के साथ स्टिक करेंगे। बिल्कुल ठीक है। वो मुझे याद आ गया, आरिफ अलवी साहब ने एक बड़ी अच्छी टर्म इसके हवाले से दी थी, जैसे आपने कहा ना कि जेनोसाइड कॉन्स्टिट्यूशन का, उन्होंने कहा था ये आईनी तदफीन होने जा रही है। अब मामला कुछ इसी तरह का है, वकला भी इसको इसी तरह से देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन सर, वो जो मैंने पहला सवाल किया था उसी का सेकंड पार्ट एक्चुअली मैं आपसे बस वो पूछना चाह रहा हूं। आपने फरमाया कि एक यू पर्सनली रन अ थिंक टैंक ऑल्सो, और पीटीआई भी उसको एज सच ओन करती है उस थिंक टैंक को, जैसे कहा गया कि पीटीआई का थिंक टैंक आप चलाएंगे। मुझे कुछ यूं समझ आई है कि पीटीआई ने एज अ पार्टी तो शायद उस पॉलिसी से अब डिफ्लेक्ट कर लिया है कि हम वी डोंट वांट टू एंगेज विद एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन मुझे इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी कि आप अपने तौर के ऊपर ये काम जारी रखेंगे
एंगेज करने वाला। क्या मैं दुरुस्त समझा हूं आपकी बात? नहीं, देखिए, मैं अपने तौर के ऊपर तो जब तक मैं स्पोक्स पर्सन था, पार्टी का था, उस वक्त तक तो मैं सिर्फ पार्टी का बयानिया आगे लेके जा सकता था। हमारे अपने थिंक टैंक में तो जो हम, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया है कि हम ट्रैक 2 के ऊपर डायलॉग्स करते हैं रीजन के दूसरे ममालिक के साथ। अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया भी था उसमें, अब तो काफ़ी देर से उनके साथ डिसकंटिन्यू होया हुआ है। अमेरिका के साथ भी हमारे ये बायलैटरल डायलॉग्स थे, तो ये हम करते थे और ये मेरा ख्याल इरादा है कि मैं इसको दोबारा से इसको फर्दर एक्टिवेट करूँगा। लेकिन ये जो थिंक टैंक की बात कर रहे हैं वो है पार्टी के अंदर एक थिंक टैंक जो है हम बनाने जा रहे हैं। उसका ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर तो मौजूद है। उसका भी यही होगा, थिंक टैंक होगा जो पार्टी की पॉलिसी जो है, पीटीआई की पॉलिसीज जो है वो जो है उनको डिफाइन करेगा। मुख्तलिफ एरिनाज में, इकोनॉमी में हो गई या इंफॉर्मेशन में हो गई या फॉरेन पॉलिसी में हो गई, इसी तरह से एग्रीकल्चर में हो गई, वो सब पॉलिसीज जो है उनको डिफाइन करेगा। डायरेक्टिव्स जो होंगे और प्रपोजल्स जो हैं वो थिंक टैंक का ये काम होगा, जिसको कि मैं हेड करूंगा और बहुत जल्दी हम उसको इंशाअल्लाह ताला शुरू कर देंगे। और ट्रैक 2 डायलॉग जो है वो उस थिंक टैंक का भी उसके जो उसके काम होंगे उनका हिस्सा वो भी होगा एस्टेब्लिशमेंट के साथ ट्रैक 2 डायलॉग? नहीं, देखिए, दो चीजों को कंफ्यूज आप कर रहे हैं। जो मेरा थिंक टैंक है जाती तौर के ऊपर जो मैं पिछले 15-16 साल से चला रहा हूं वो एक अलहदा कहानी है। रीजनल पीस इंस्टीट्यूट वो अलहदा कहानी है। ये पार्टी का पीटीआई का थिंक टैंक होगा, ये सेपरेट, टोटली सेपरेट होगा उससे, जो कि पार्टी की पॉलिसी जो है उसके कॉन्टूर्स को डिफाइन करेगा। वो मैं करने जा रहा हूं जी। बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। एक ब्रेक से वापस आते हैं, नाज़रीन से विदा। वेलकम बैक जी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला साफ नजर आ रहा है कि ना हुकूमत और बाकी जो इदारे, नेमली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड अदर्स एज वेल, वो मानने से इनकारी। और अब के नहीं शहजाद भट्ट साहब, ये तब का मामला है जब पंजाब और केपी में असम्बलियां डिसॉल्व की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उसके बाद जनरल इलेक्शंस थे, तब से यही रवायत चलती आ रही है। उधर से पीटीआई कह रही है कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, पहले पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एंगेज नहीं था करना, अब वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी एंगेज नहीं करता। सूरत हाल तो बड़ी अजीब व गरीब, बड़ी खौफनाक, खुदा ना करे बन सकती है। यार बाजवा साहब, सूरत हाल जो है ना पूरे मुल्क में खौफनाक से खौफनाक होती जा रही है। बहुत सारी खबरें भी आ जाती हैं और बहुत सारी जो है वो रात को ख्वाबें भी आ जाती हैं। ख्वाब तो रात को ये भी बाजवा साहब आई है कि पिछले 1 माह से आसफ अली जरदारी साहब का बड़े साहब से राब्ता नहीं हुआ और सर्द महरी चल रही है। बड़ा साहब आप किसे कह रहे हैं? बड़ा साहब एक ही होता है, जो साहब होता है वो साहब ही होता है। 1 माह हो गया, मैं आपको दावा कर रहा हूं, अभी तक सर्द महरी जो है चल रही है, वो अभी तक तल्लकात जो है वो अभी तक वैसे के वैसे ही हैं। और फजल रहमान जो हैं बिल आखिर वो ये अगला महीना कौन सा अक्टूबर है? अक्टूबर है। अक्टूबर के पहले 10 दिन रख ले, पहले 10 दिन में हुकूमत फिर अटेम्प्ट करेगी, फिर तरमीम लेके आएगी। बिल्कुल ठीक है। अब बात यह है कि वहां से हर एक चाहता है कि आईनी तरमीम हो। आसिफ अली जरदारी साहब वहां से वोट पूरे देने को तैयार हैं। आपको ख्वाब आ गया कि उनकी सर्द महरी चल रही है। मेरे ज़हन में वैसे ये सवाल आता है, पहले कौन सा कट्ठे रोज शाम को बैठ के चाय पीते थे बिस्किट डबो के? क्या मतलब पहले बहुत चलती थी? अरे चाय क्या भाई, खाने भी हम मिलके खाते थे, हमारे तल्लका थे, तो हम दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं। अब जाकर थोड़े से मामला जरा चेक करवा लें आप अपने जराए से। और अक्टूबर का जो अगला महीना है, इसके पहले हफ्ते में अगर तरमीम आई और वो पास हो गई तो फिर एक बिल्कुल नया पाकिस्तान, जो इमरान खान ने बनाना था नया पाकिस्तान, अब शहबाज शरीफ बनाएगा फिर नया पाकिस्तान। नहीं ठीक है, आप सही कह रहे हैं। अक्टूबर का पहला हफ्ता जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तो कोई शक नहीं है। DGISI जो नए तैनात हुए हैं, जनरल लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब, वो अपना चार्ज संभाल लेंगे बाकायदा तौर के ऊपर। तो वहाँ पे भी एक पॉलिसीज़ में ज़रा ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि उन तसलसल जो पॉलिसी का था उसमें कुछ चेंजेस हैं या नहीं हैं, जो जिसकी तरफ भट्ट साहब इशारा कर रहे हैं। अगर तरामीम हो जाती हैं तो फिर तो इसका एक ही मतलब रहेगा ना कि वही वाला मामला जैसे पहले चल रहा था उसी तरह से आगे चल रहा है। खैर, प्रोग्राम आपने देखा, हम इतनी बात कर सकते हैं। हम कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है।